हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर्स PYQ पे। दोस्तों, मैं शुभम बरनवाल एक बार फिर से आपके बीच फंडामेंटल राइट्स की अपनी क्लास के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 तक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। अब हम इस क्रम में अपना अगला पड़ाव अनुच्छेद 21 पर डालेंगे, जिसमें हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में कि ये वाली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम जो डिबेट पढ़ रहे हैं वो वास्तव में भारत के संविधान, उसके उद्देश्य, या यूं कहें कि किस तरीके से एक नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम भविष्य में क्या बनने वाले थे, क्या बनने का सपना था, इन चीज़ों पर बहुत ही विस्तृत व्याख्या होगी यह अनुच्छेद 21 की, जिसे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए अब पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को, जिसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है। अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे। भाग 3 में आएगा और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक इस क्रम में हमें अनुच्छेद पढ़ने थे। 12 से 35 तक अनुच्छेद पढ़ने थे और मैंने कहा था कि कुल 6 मौलिक अधिकार इस क्रम में हमें पढ़ने थे। ये जो अनुच्छेद है संविधान का, ये है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 21। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी होती क्या है। जैसा कि भारतीय संविधान का यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आप वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये डेफिनेशन है रूल ऑफ लॉ की, यानी आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जिसे हम विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहाँ मत से न्याय नहीं है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। हम किस प्रकार के सिस्टम में रह रहे हैं? रूल ऑफ लॉ के सिस्टम में रह रहे हैं। और जैसा कि रूल ऑफ लॉ की अपनी व्याख्या में जब हम अनुच्छेद 14 को पढ़ रहे थे तो हमने एवी डाइसी का वो स्टेटमेंट देखा था, जब एवी डाइसी एक समता मूलक समाज की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जहां समाज में सभी बराबर है। चलिए, फिलहाल अब हम बात कर रहे हैं जिस आर्टिकल की, आर्टिकल है अनुच्छेद 21। कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। राइट टू लाइफ होता क्या है, जीवन होता क्या है। दोस्तों, जीवन जीने के अधिकार को आप किस प्रकार से व्याख्यायित करेंगे? क्या केवल जीवित रहना ही जीवन है? जैसे मान लीजिए जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और यह आर्टिकल कहता भी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यानी अगर एक व्यक्ति जी रहा है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों, ऐसे तो हम कह सकते हैं जी तो पशु भी रहा है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? इसके संबंध में आपको एक केस बताऊंगा जहां से आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। एक व्यक्ति थे A.K. गोपालन। ये केस है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का दोस्तों ये केस है। इस केस में हुआ क्या? A.K. गोपालन को एक नए बने कानून प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक अधिनियम 1950 के तहत क्या कर लिया? सरकार ने डिटेन कर लिया, निरोध कर लिया, कैद कर लिया और उन्हें किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि जब कैद कर लिया गया तो A.K. गोपालन सर्वोच्च न्यायालय गए और A.K. गोपालन ने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मेरे अधिकार बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)D हमने पढ़ा था, याद करिए, जहां हमने देखा था कि स्वतंत्र विचरण का अधिकार, उन्होंने कहा कि मेरे ये अधिकार क्या हो रहे हैं? बाधित हो रहे हैं। यानी जीवन जीने के अधिकार में बस ये नहीं है कि मैं किसी तरह जीऊं, जीवन जीने के अधिकार में तो ये होना चाहिए कि राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीऊं।
AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का ये केस चला और सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही शानदार फैसला आया इस मामले में। शानदार क्या कह सकते हैं, उस समय के रेफरेंस में कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उन्होंने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में बायोलॉजिकल लाइफ है, जैविक जीवन है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? जैविक जीवन है। जैविक जीवन का क्या मतलब है? जीवन जीने के अधिकार में केवल जीना। बहुत ही विस्तृत व्याख्या उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि जीवन जीने का अधिकार, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो स्वतंत्र है। किसी मामले में डिटेन किए गए व्यक्ति का ये अधिकार छीन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल आपको कार्यकारी शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, न कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो ये जीवन की व्याख्या की, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की, केवल जैविक जीवन तक ही अपनी व्याख्या को सिमेट कर रख दिया गया। ये 1950 का दौर था। ये वो दौर था दोस्तों कि भारत अभी नया नया स्वतंत्र हुआ था। संस्थाएं अपना आकार ले रही थी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपने कार्यों को समझ रही थी। इसके अलावा इन्होंने जिस टर्म का प्रयोग किया इसके लिए, उन्होंने कहा कि विधि, भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया है। विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस इस्टैब्लिश बाय लॉ। विधि की स्थापित प्रक्रिया है और विधि की स्थापित प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रोसीजर से ही चलने का अधिकार है और इसलिए हमें जीवन जीने के अधिकार को हम बहुत ज़्यादा व्यापक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये, अब मैंने ये चीज़ें क्यों बताई, ये सिनेरियो बदली, ये परिस्थिति बदली और इसे बदलने में थोड़ा समय लगा। अब देखिए एक और फेमस केस आएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला था 1978 का। 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए इस निर्णय को बदल दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो ये अधिकार है केवल जैविक अधिकार नहीं है, अब ये बहुत ज्यादा व्यापक अधिकार है। इस तरह इन्होंने इसकी व्यापक व्याख्या की, फिलोसॉफिकल आधार पर व्याख्या की, दार्शनिक व्याख्या की। कहा कि जीवन जीने के अधिकार में बस इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार जी रहे हैं। राज्य का यह दायित्व है कि व्यक्ति को मानव गरिमा प्रदान करे, राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। यानी व्यापक व्याख्या की बात की गई। किस आर्टिकल में, किस निर्णय में? यह निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। यह भी निर्णय किसका था? सर्वोच्च न्यायालय का ही था और यह भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का था। इस मामले में व्यापक निर्णय की बात की गई। तब अनुच्छेद 21 की व्याख्या इस संबंध में बहुत व्यापक की गई। जैसे इसमें क्या है कि राइट टू डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ आपको जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया। आवास का अधिकार, आवास का अधिकार होगा। निजता का अधिकार, इसके अलावा आवास का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया। विदेश यात्रा के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि मतलब व्यक्ति को मानव गरिमा हासिल करने के जितने भी तथ्य हैं वो सभी दिए जाएंगे। किसी को फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें दिए गए। एक प्रमुख अधिकार जिसको मैंने बात की आपके सामने, निजता का अधिकार, इसके संबंध में तो सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट भी आया है। निजता का अधिकार जो इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हालिया में एक जजमेंट आया था सन 2017 में, और सन 2017 में इस केस को कहते हैं पुट्टा स्वामी केस या पुट्टा स्वामी मामला। इस पुट्टा स्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी व्यापक व्याख्या की और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वीकृति भी दी गई है। तो यानी अब यहां से सिनेरियो है कि राइट टू डिग्निटी की जो व्याख्या है, अब जो व्याख्या की जाएगी ये बहुत ही व्यापक व्याख्या की जाएगी। और इसके पहले जो हम चीज देखते हैं, इसके पहले जो हम चीज देखते हैं कि यहां पर विधि की स्थापित प्रक्रिया की जब बात की गई थी, लेकिन जब विस्तृत व्याख्या की गई तो यहां पर क्या किया गया, विधि की विधिवत प्रक्रिया, जिसे हम प्रोसेस ड्यू टू लॉ कहते हैं,
ये प्रक्रिया कहाँ प्रयोग होती है? आमतौर पर ये प्रक्रिया यूएसए में प्रयोग होती है। यूएसए में प्रयोग होती है, जहां सर्वोच्च न्यायालय सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विधि की विधिवत प्रक्रिया है। जब वो अनुच्छेदों की व्याख्या करना शुरू करता है तो बहुत ही व्यापक तरीके से करता है। अनुच्छेद 21 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कैसी व्याख्या की है? व्यापक व्याख्या की है। तो ये याद रखिएगा, विधि की विधिवत प्रक्रिया की तरफ व्याख्या की है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में कैसी प्रक्रिया है, तो ये कहा जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कहां से लिया गया? जो जापान से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ लिया, जिसका क्या मतलब था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, मतलब किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य किया हो। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 में एक संशोधन भी हुआ। अनुच्छेद 21 में संशोधन नहीं कह सकते, लेकिन एक अलग प्रकार का संशोधन, इसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जैसे आप किसी भी आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पहले भी कई बार पूछी गई हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों क्या होता है ना कि कई बार आपसे केसेस के नाम पूछे जाते हैं कि ये केस कब आया, किससे संबंधित था। तो अगर आपको थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पता रहेंगी तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप रिव्यू ऑफिसर का ही एग्जाम दे रहे हैं। इसमें से बहुत से लोग हैं जो एसआई के लिए भी लगेंगे अगर फॉर्म आएगा तो वहाँ पर हम जानते हैं कि कई बार केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। आपसे केशवानंद भारती मामला पूछ सकता है, सार्वभौमई मामला पूछ सकता है, मिनर्वा मिल्स का विवाद का मामला पूछ सकता है, आपसे बहुत सारे मामले, आईआर कोएल्हो का मामला पूछ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, पॉलिटी को मतलब एक समग्र व्याख्या में चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आपको मतलब जो लाभ होगा पूरे तरीके से होगा। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 स्पष्ट दिख रहा है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 आया और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में जो नया आर्टिकल जोड़ा गया उसे हम कहते हैं 21A। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 21A। जब भी दोस्तों कोई आर्टिकल, कोई नया संशोधन होता है तो उसे ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, हम खुला लिखते हैं। तो देखिए, और कैपिटल से लिखते हैं। आर्टिकल 21A एक नया अमेंडमेंट है, एक नया संशोधन जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ये भारत के, हम इतिहास में कह सकते हैं कि ये सबसे शानदार, आजादी के बाद के इतिहास में सबसे शानदार निर्णयों में से एक है। सोचिए, जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय भी आकांक्षा रही होगी कि हम अपने लोगों को शिक्षित करें, हम अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें, तमाम चीजें दें। उस समय भी आकांक्षा रही होगी कि हम अपने बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान करें शिक्षा की। लेकिन शायद उस समय सपनों का बजट ज्यादा था और संसाधन कम थे, तो उस समय इसे भारत के संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। भाग 4 में, जिसे हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं दोस्तों। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। तब भाग 4 में अनुच्छेद 45 में इस बात का वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा वगैरह सारा प्रावधान करेगा राज्य। लेकिन चूंकि यहाँ से 6 से, चूंकि ये क्या है, जब ये पहले ही से था तो इसकी जरूरत क्या थी? लेकिन हम जानते हैं कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है। इसके मामले में आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते कि भाई राज्य हमें ये नहीं दिया दे रहा है। अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं तथा राज्य को चाहिए कि संविधान, अपना कानून का निर्माण करते समय डीपीएसपी का ध्यान दें। पर जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको क्लेम करेंगे। सोचिए दोस्तों, जब देश बन रहा होगा तो उस समय संसाधनों की कमी हो रही होगी, बहुत सारे सपने होंगे कि हम अपने देश के नागरिकों को ये संसाधन दिलाएंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जैसा कि ये कहा गया है कि सारी चीज़ों को हम शुरू में ही मुहैया नहीं करा सकते थे, इसीलिए अधिकारों के 2 अलग अलग दस्तावेज बनाए गए। अधिकारों का एक दस्तावेज जहां मौलिक अधिकार को सूचित करता है, वहीं दूसरा दस्तावेज किसको सूचित करता था?
कि हम भविष्य में ये करेंगे, यानी इसका उत्तरदायित्व राज्य पर सौंप दिया गया कि भविष्य में राज्य जब सहमत होगा। तो देखिए इसी के रेफरेंस में ये समझिए कि अनुच्छेद 21 में अब हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रावधान यहां पर हम कर रहे हैं। क्या? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रहे हैं, यानी हम एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, सॉरी ये क्या कर दिया, निःशुल्क शिक्षा के संबंध में हम बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। इससे पहले अगर यहाँ बताने की जरूरत तो नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस एक टर्म है, सुन लीजिए, चीज़ों को जोड़ने में अच्छा रहेगा। 1992 में एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन जिसे हम RTE कहते हैं, को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसकी व्याख्या होनी चाहिए। और अनुच्छेद 1992 में उन्होंने इस निर्णय में कहा था कि न सिर्फ बालकों की शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक शिक्षा को भी इसके अंतर्गत रखना चाहिए। लेकिन बात समझ में आई सर्वोच्च न्यायालय को 1993 में, और उसने अपने पूर्व के निर्णय को बदलकर ये कहा कि अभी राज्य इतना शायद कैपेबल नहीं है, इसीलिए 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को शिक्षा तो हम यहाँ प्रावधान करेंगे, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्थिति और राज्य के विकास की मर्यादा पर निर्भर करती है। तो ये बात उसने 1993 में की थी। चलिए ये मैंने बस कॉन्सेप्ट के तरीके से बता दिया, इसे बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ समझिएगा कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। अब हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो सन 2009 में बढ़ना होगा, अगस्त का महीना सन 2009, एक एक्ट बनाया गया, राइट टू एजुकेशन हम इसे कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। इसके लिए एक अलग से कानून ही बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब लाया गया? 2009 में। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाते हुए इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू। तो ये सारी चीजें आप समझ लेंगे। ये आर्टिकल 21A थी दोस्तों। आई थिंक हमने अनुच्छेद 21 की पूरी व्याख्या करी, हमने अनुच्छेद 21 को समझा कि ये चीजें क्या होती हैं। चलिए अब हम इस क्रम में अपनी अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो हमने यहाँ पर अनुच्छेद 21 की व्याख्या को पढ़ा है। अब जिस आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे उस अनुच्छेद को हम अनुच्छेद 22 की तरफ बढ़ेंगे। किस आर्टिकल तक बढ़ेंगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 इसमें क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है? अनुच्छेद 22 निरोध व गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देख लीजिए, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? ये देख लीजिए, इसका क्या संबंध होगा कि कुछ दशाओं में निरोध व गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण होगा, प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। अब इस आर्टिकल के दो हिस्से हैं, निरोध व गिरफ्तारी ऐसी बात कर रहा है। इस आर्टिकल में दो प्रकार के हिरासतों की बात की गई है। हिरासत यानी कि गिरफ्तारी, दो प्रकार की गिरफ्तारी की बात की गई है, इसे समझिएगा। एक है पहली दंड विषयक गिरफ्तारी, और दूसरी है दोस्तों यहां पर अगर आपको चीजें थोड़ी सी कठिन लग रही हैं तो ये पढ़ना जरूरी है। मैं केवल वनडे टाइप का आपको बस आर्टिकल का नाम बताकर निकलना होता तो हम मौलिक अधिकार अब तक 3 बार खत्म कर चुके होते। इसलिए मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है नहीं, कि मुझे बीच बीच में लग रहा है कि ये चीजें घबराहट वाली ना हो जाए। इंटरेस्टिंग हम इसे बना के रखने की कोशिश करेंगे। एक है निरोध, या इसे हम निवारक कहते हैं, निवारक कानून के संबंध में इसे हम निवारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निवारक कहते हैं। चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। दंड विषयक का मतलब क्या होता है? सामान्य मामलों में, सामान्य आपराधिक मामलों में अगर किसी व्यक्ति को, सामान्य मामले में अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उस व्यक्ति पर आपराधिक मामला चल रहा है और ये घोषित हो जाए कि व्यक्ति ने अपराध किया है और सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय ने उसे क्या कर दिया? उस मामले में दंडित कर दिया।
तो इसे हम रखते हैं दंड विषयक मामला, इसके पार्ट 1 में रखते हैं, इसमें रखते हैं। वहीं एक ऐसा मामला आता है जिस मामले में व्यक्ति को अपराध के कारण नहीं कैद किया जाता, नहीं गिरफ्तार, नहीं डिटेन किया जाता, बल्कि अपराध की आशंका के आधार पर डिटेन किया जाता है कि अगर ये आशंका हो कि व्यक्ति से ये संभावना है कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, तो इस आशंका के आधार पर पहले ही हम उसे क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, संप्रभुता, ये सारी चीजें बनी रहे, स्वतंत्र व्यापार, ये सारी चीजें बनी रहे। इसे हम निरोध कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। इसके अंतर्गत भी गिरफ्तारी होती है। तो यहां पर दो समझ लिए, दंड विषयक और निरोध। दोनों का मामला अलग अलग है। दंड विषयक में तो है सामान्य प्रक्रिया चलेगी, लेकिन निरोध में विशेष प्रक्रिया चलेगी। पहले हम दंड विषयक मामले को देखते हैं। किसे देखते हैं, दंड विषयक मामले को देखते हैं। दंड विषयक मामले को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इस विषय के मामले में नागरिकों को गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कैसा संरक्षण? मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, चलिए दोस्तों थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। पहले अंतर्गत हमने क्या देखा, दंड विषयक। अब देखिए दंड विषयक मामले क्या होते हैं। जब किसी को दंड विषयक मामले के अंतर्गत डिटेन किया जाएगा, मतलब गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब मामले में निर्णय हो, दंड विषयक मामले में जब ये है क्या सामान्य मामले में, तो इसमें होता क्या है, इसमें 4 प्रकार के संरक्षण होते हैं, 4 या 3 प्रकार के, देख लीजिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, भाई क्यों पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तारी का कारण। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी का कारण बताइए। दूसरा क्या है, उसे उसके विधि व्यवसायी से मिलने की स्वतंत्रता होगी। यानी विधि व्यवसायी क्या होगा, विधि व्यवसायी का मतलब होता है वकील। उसे उसके विधि व्यवसायी से मिलने की स्वतंत्रता होगी। और इसमें आगे कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा, के समक्ष आपको क्या कराना होगा, प्रस्तुत कराना होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करें। अब सोचिए कोई व्यक्ति पुलिस की मतलब देखरेख में रहे और उसके साथ कैसा व्यवहार हो सकता है, पुलिस अपने साथ कर सकती है। कुल मिलाकर अगर उसे न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा इस 24 घंटे के भीतर, तो मजिस्ट्रेट अपना निर्णय लेगा कि मामले में आगे करना क्या है। ये बात भी समझिएगा कि इस 24 घंटे में यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होता, यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होता। उसे उसके विधि व्यवसायी यानी वकील से मिलने की छूट होगी, गिरफ्तारी का कारण होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 22 के संबंध में ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें जो अगला टॉपिक देखेंगे, इसी में हम देखेंगे कि निरोध वाले मामले में क्या होता है, निवारक मामले में क्या होता है, निवारक निरोध में क्या होता है। निवारक निरोध में क्या किया जाएगा, निवारक निरोध के अंतर्गत उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जो दंड विषयक में नहीं आते, आमतौर पर जिनके प्रति आशंका होती है कि ये अपराध कर सकते हैं और राज्य पहले ही उन्हें क्या कर लेता है, डिटेन कर लेता है। इनको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है, अनुच्छेद 22 के तहत ही निवारक निरोध के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। दोस्तों इसमें भी देख लीजिए, इसमें जैसे किसी व्यक्ति को डिटेन करना है, इसमें देखिए शत्रु देशियों को इसका संरक्षण नहीं मिलेगा, इन सब चीजों का, अगर कोई शत्रु देश का नागरिक। चलिए हम यहाँ पर निवारक निरोध देखते हैं। निवारक निरोध क्या होता है दोस्तों, देखिए किसी व्यक्ति को इस तरीके से कैद किया गया हो इन कानूनों के अंतर्गत, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA जिसे हम रासुका कहते हैं, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इन मामलों के अंतर्गत किसी को कैद किया गया है तो 3 माह से अधिक, इसकी 3 माह से अधिक अवधि के लिए कैद नहीं किया जा सकता। 3 माह से अधिक नहीं होगा ये डिटेंशन। और ये इसे कब बढ़ाया जाएगा, एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, सलाहकार बोर्ड, जिसके सदस्य कौन होंगे, जिसमें उच्च न्यायालय के जज होंगे, उच्च न्यायालय के जज होंगे। और इनकी सिफारिश पर ही इसको फिर से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर किसी को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 माह के लिए इस मामले के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा
और उसके बाद ही ये कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश मिलने के बाद भी उसमें पूछ सकता है सलाहकार बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, तो उच्च न्यायालय के जज होंगे, उच्च न्यायालय के जज होंगे। ये क्लियर हो गया। एक चीज और जान लीजिए, जिस व्यक्ति को निरोध के अंतर्गत इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उसे निरोध का कारण बताना चाहिए कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यदि सार्वजनिक हित के विरुद्ध उसे यह कारण बताना आवश्यक नहीं है तो फिर कारण नहीं बताया जाएगा। सार्वजनिक हित के विरुद्ध अगर कारण बताया जाना जरूरी नहीं है तो नहीं बताया जाएगा। इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th संविधान संशोधन, बहुत नीचे लिख रहा हूं, आई थिंक दिख रहा है आराम से। 44वें संविधान संशोधन के तहत इस 3 माह के महीने को घटाकर 2 माह कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अभी भी जो प्रयोग में विधि आती है 3 माह ही रखी गई है, प्रयोग में विधि 2 माह वाली नहीं आई है। जबकि 44वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया था कि 2 माह के बाद मतलब चीजें सलाहकार बोर्ड के सामने आपको व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़े। सलाहकार बोर्ड मतलब फिर उसकी समय को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर ये चीज समझ ली, यहाँ पर ये चीज समझ ली। निवारक निरोध के अंतर्गत देखिए केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मकोका नाम में महाराष्ट्र का कानून देखा था ऑर्गेनाइजेशन क्राइम को कंट्रोल के लिए। यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी यूपी कोका बनाया गया। केंद्र के द्वारा तमाम कानून बनाए गए। केंद्र के द्वारा देखिए कौन कौन से कानून बनाए गए। जब हम AK गोपालन का मामला पढ़ रहे थे तो हमने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 पढ़ा, जिसे हम निवारक निरोध अधिनियम 1905 कहते हैं। क्या कहते हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950 कहते हैं। इसे लागू किया गया था 1950 में, लेकिन 1969 में समाप्त कर दिया गया। 1969 में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। एक और कानून आया जिसे हम कहते हैं मीसा। 1971 में एक कानून आया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1971 में लाया गया संसदीय कानून के तहत, और इसे भी समाप्त कर दिया गया। 1978 में समाप्त कर दिया गया। इस मीसा कानून को कब समाप्त किया गया है? 1978 में इस मीसा कानून को क्या कर दिया गया है दोस्तों? इस मीसा कानून को 1978 में समाप्त कर दिया गया है। समझ गए आप? इस तरीके के और भी कानून हैं, जैसे मीसा हो गया, ये हो गया, और भी कानून देख लीजिए। एक है कोफे पोसा, उतना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। कोफे पोसा ये कानून लाया गया है 1974 में, और अभी तक भी ये कानून है। ये किस संबंध में है? यह है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में आया था। ठीक है, कोफे पोसा कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम आमतौर पर रासुका कह दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इस नाम से बड़ा प्रसिद्ध है ये कानून। रासुका के अंतर्गत किसी को डिटेन किया जाता है, जिसे हम NSA या नासा भी कह देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका भी कहा जाता है। ये कब आई थी? 1980। ये भी कानून अभी बना हुआ है इसी के अंतर्गत। या इसके अलावा दोस्तों टाडा नाम का एक कानून लाया गया था आतंकवाद की मतलब गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए 1985 में, लेकिन इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया टाडा को। आप ये चीजें नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पोटा नाम का एक कानून लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ ये ऑर्डिनेंस टेररिज्म एक्ट के संबंध में ये भी आया था। 2002 में आया था, अटल जी की सरकार ने लाया था इसे, और 2004 में ये भी समाप्त हो गया। तो ये कानून कुछ हैं प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत जिसे हमें समझना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभी भी बना हुआ है। तो ये चीजें हैं जिसे हमने समझ लिया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भारत दुनिया के एकमात्र ऐसे देश में है जहां प्रिवेंशन डिटेंशन का ये प्रावधान संविधान में इतने विस्तृत तरीके से वर्णित किया गया है, दिया गया है आर्टिकल में। प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब क्या है कि व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना।
कहीं ना कहीं इसका अगर सरकारों ने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया तो ये लोगों के मौलिक अधिकारों पर बड़ा ही गंभीर प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से सरकार को बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं देना पड़ेगा। अगर सरकार ने इसका प्रयोग, मैं ऐसा किसी सरकार पे नहीं कह रहा, हम जनरल सोच के देख सकते हैं कि अगर इसका प्रयोग गलत इरादे से किया जाने लगा तो इस मामले में इसके नुकसान कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को आ सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत के संविधान के मतलब इस भाग में इसे शामिल किया गया है ताकि देश को किसी भी प्रकार की मतलब चुनौतियों से बचाया जा सके। इसे हम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक कानून याद होगा, 1919 में एक कानून आया था जिसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं, सिडनी रोलेट के समय लाया गया था ब्रिटिश समय में, जिसे हम एनार्कियल कानून, एक प्रकार का काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते थे। तो ये तो फिलहाल वो कॉलोनियल समय में था, वो ब्रिटिश राज का कानून था, लेकिन इसका वर्णन भारत के संविधान में अभी भी दिया गया है। चलिए, तो हमने यहाँ पर अनुच्छेद 22 की भी व्याख्या कर ली। अब हम जिस अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे उस अनुच्छेद को हम अनुच्छेद 23 कहेंगे। किस अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे? अनुच्छेद 23 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अनुच्छेद 23, और जो 23 और 24 में मौलिक अधिकार दिया गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, हमने 19 से 22 के बीच में हमने कौन सा अधिकार समाप्त कर लिया? हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है 1922 में। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 23 और 24, इन दो आर्टिकल को पढ़ना है, और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 23 से, जो किसके संबंध में है? बधुआ मजदूरी तथा बालात श्रम के संबंध में है। किसके संबंध में है? मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध। इसे लिख देता हूं, मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध क्या होता है दोस्तों? इसे हम किस प्रकार से समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये समझने की कोशिश करिए। मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम, सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो प्रगतिशील है, प्रगति की ओर उन्मुख है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां मानव की गरिमा का महत्व है, मानव के जीवन का महत्व है, मानव अधिकारों का मूल्य है, और ये तमाम बातें कहने के बाद अगर उस समाज में किसी एक वर्ग को या किसी व्यक्तियों के समूह को या किसी व्यक्ति को वस्तु के समान बेचा जा रहा हो और वस्तु के समान खरीदा जा रहा हो, तब मानव गरिमा का ये प्रश्न कहां आकर ठहर जाएगा? तब हमारे मानव मूल्य किस धरातल, कहां जाकर दब जाएंगे? ये सोचिए। जिस देश में, सबसे पहले हम मीनिंग समझ लीजिए, जिस देश में बालात श्रम हो रहा हो, बालात श्रम का मतलब है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, बदले में हम उसे पैसे भी नहीं दे रहे, जबरदस्ती कार्य कराए जा रहे हैं, मानव के श्रम का दुरुपयोग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा रहे हैं, लोगों का व्यापार, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यापार, किसका? बच्चों का व्यापार, महिलाओं का व्यापार, किस लिए? वेश्यावृत्ति के लिए। ये सारी चीजें करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक समाज के पूरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब मानवाधिकारों के विरुद्ध है, समाज के को पतन की तरफ ले जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, जैसे क्या हो जाएगा? वस्तु के समान खरीद बिक्री। किसकी? खरीद बिक्री कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मानव की, मनुष्यों की। दोस्तों, गांधी का एक कथन है कि मनुष्य या व्यक्ति स्वयं में साध्य है, वो कोई साधन नहीं है। व्यक्ति क्या है? स्वयं में साध्य है, वो किसी साध्य का साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज हासिल करनी हो और हमने व्यक्ति को साधन बना लिया। हमने अतीत काल में पढ़ा है कि विश्व के हर हिस्से में दास होते थे, दासों का व्यापार होता था, दास रखे जाते थे, और ये वैधानिक भी था। हमने सर्वोच्च न्यायालय की, अगर हमें विश्व के किसी भी हिस्से की बात कर लें, प्राचीन भारत की बात कर लें, हर युग में दास रहे हैं, हर युग में दास रहे हैं।
अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर ले तो वहां पर 1861 से 1865 के दौरान अब्राहम लिंकन के काल में हुआ गृह युद्ध कहीं न कहीं पूरा संपूर्ण दासों को लेकर ही था। जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आपस में लड़ गए, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के हिस्से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी प्रांत दास प्रथा को समर्थन देना चाहते थे, वहीं उत्तरी प्रांत इसके विरोध में थे। कारण क्या था कि दक्षिणी प्रांतों में उद्योग धंधे तो थे नहीं, वहां पर क्या था, उद्यान वगैरह, उनके कृषि कार्य के लिए दासों की जरूरत थी, और उत्तरी प्रांत औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ चुका था और इसलिए उन्हें स्वतंत्र मजदूरों की आवश्यकता थी। गृह युद्ध होना पड़ा, लड़ना पड़ा। उसके बाद जाकर दासों को क्या किया गया, स्वतंत्रता की बात हुई। हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि अगर आज भी हम बालात श्रम और दुर्व्यापार से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम चीजों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। मानव दुर्व्यापार, खरीद बिक्री, मनुष्यों की खरीद बिक्री के समान, मतलब क्या है, इस पर प्रतिबंध है। और क्या है, मैं जो बता दे रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, नोट करने के लिए यहाँ पर चीजों को नहीं लिख रहा हूँ कि आप ऐसे लिख लीजिए कि वस्तु के समान बिक्री मनुष्यों, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बस कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ सकें। अगले में क्या था कि देवदासी की एक प्रथा थी। आमतौर पर देवदासी की इस प्रथा पर प्रतिबंध है। क्या लिख रहा हूं, देवदासी की प्रथा या किसी को दास बनाना, ये सारी चीजें क्या खत्म कर दी गई, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। वैश्यावृत्ति के लिए आप महिलाओं और बच्चों का अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, अपराध है। बालात श्रम के बारे में मैंने बताया कि बालात श्रम का क्या मतलब होगा। बालात श्रम का ये मतलब होगा कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करा रहे हैं, बदले में कुछ पेड नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, बालात श्रम हो गया। आई थिंक ये आर्टिकल्स आपको ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे। एक और चीज समझ लीजिए, आज एक आंकड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े इस विषय में आते हैं कि आज विश्व में सबसे ज्यादा अभी भी बालात श्रम कहाँ होता है, भारत में हो रहा है। तो ये भारत के लोकतंत्र पर क्या है, एक सवालिया निशान पैदा करता है। दोस्तों, हम देखते हैं, गांव में देखते हैं खास तौर पर, कि ये क्या होता है कि किसी ने कभी जमींदार से कर्ज लिया और वो जीवन भर उस कर्ज को चुका रहा है, क्योंकि उसकी ब्याज की दर इतनी अधिक है कि वो उसके जाल में फंस चुका है। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अगर हमें विकास की तरफ बढ़ना है तो इन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। इसके संबंध में कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, ये कुछ कानून थे इस संबंध में बनाए गए थे, किसके लिए, इस बंधुआ मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए। अब ये सब समझने के बाद एक जानिएगा आप कि इस अनुच्छेद का एक अपवाद भी है। कैसा अपवाद है, राज्य चाहे तो वो सार्वजनिक सेवा ले सकता है भारत के लोगों से, जैसे सैन्य सेवा या अन्य सार्वजनिक सेवा, इस तरह की सेवा, सामाजिक सेवा राज्य ले सकता है, और बदले में वो किसी प्रकार की रुपए देने के लिए भी, मतलब उसके बदले में बाध्य नहीं है, इसमें ये कहा गया है। लेकिन इसमें यह है कि राज्य ऐसी सामाजिक सेवा लेने में जाति, वर्ग तथा धर्म के आधार पर कुछ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 23 हो गया। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के क्रम में जिस अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये बेसिकली क्या है, अनुच्छेद 24 इसे हम बाल श्रम कहते हैं। अभी हमने बालात श्रम पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बाल श्रम कहेंगे। इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध,
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 24 पर। 24 में क्या है कि बाल श्रम को क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। लेकिन यहां पर कहा गया है कि ऐसे परिसंकटमय उद्योग या फिर खनन, रेलवे में काम, इन कार्यों पर प्रतिबंध के समय में अनुच्छेद 24 बात करता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति इस काम कराया जा सकता है। मैं इसका आर्टिकल पढ़ देता हूं आपके लिए। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान, अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य तथा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन पर प्रतिषेध नहीं करता। यानी नुकसान न पहुंचाने वाले के नियोजन पर प्रतिबंध नहीं करता। सबसे पहले बताएं कि इसमें 14 वर्ष, इसमें वर्ष कितना उम्र रखी गई है? 14 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए रखी गई है। ठीक है, तो मतलब नुकसान न पहुंचाने वाले कार्यों में उनका नियोजन किया जा सकता था इस आर्टिकल के अनुसार, लेकिन बाद में इसे बदला गया। सबसे पहले इस संबंध में एक आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम कब बनाया गया? कौन सा बनाया गया? 1986। लेकिन इस परिस्थिति में दोस्तों परिवर्तन आया। 2006 में एक परिवर्तन आया है। 2006 में एक परिवर्तन आया है। किस प्रकार का परिवर्तन आया? 2006 में सरकार ने घरेलू नौकरों के तौर पर काम करना, रेस्टोरेंट में काम करना, स्पा में काम करना, दुकानों में काम करना, इन चीजों को भी क्या बना दिया? इन चीजों में भी काम पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया। क्योंकि यहां पर केवल परिसंकट में गतिविधियों की बात की गई थी, लेकिन अब 2006 में कहा गया कि नहीं, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं। 2012 में केंद्र सरकार ने इस आशय से एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का हर प्रकार के व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध। 2012 में यह निर्णय दिया, यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी प्रकार के रोजगार में लगाते हैं तो क्या है? प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ा है। अब हम जिस आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे उसका नाम है अनुच्छेद, क्या नाम है उसका? अनुच्छेद 25। और भारतीय संविधान का एक और, हमने क्या पढ़ना है अभी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कैसा अधिकार है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम रखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच। 25 से लेकर 28 के बीच भाग 3 मौलिक अधिकार में इसका भी वर्णन है, जैसा कि हम जानते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, इस दौरान हमें अब इस आर्टिकल को पढ़ना है कि ये आर्टिकल क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 से, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है तथा प्रचार प्रसार कर सकता है। जब भी आप इन चीजों को पढ़ें, आर्टिकल्स को पढ़ें, अपने सामने दोस्तों बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर रखें। भारतीय संविधान का बेयर एक्ट रखें। बेयर एक्ट से क्या होता है कि संविधान की जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है वो आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए जो आर्टिकल्स होते हैं मैं उसे डायरेक्ट बुक से पढ़ता हूं, क्योंकि आर्टिकल्स में किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। व्याख्या तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी बेयर एक्ट है तो आप सामने से पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 25 में वास्तव में लिखा क्या है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 25। ये पढ़ने के बाद आपको चीजों को बहुत आसानी से क्लियर करने में क्या होगी? आसानी होगी। अनुच्छेद 25 देखिए, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। फिर से पढ़ देता हूं, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी।
अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। इसको समझिए पहले, सभी व्यक्तियों को, किसको कहा गया है? सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण द्वारा किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने जैसा उस धर्म की मर्यादा है तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को दिया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है? कोई नागरिक या विदेशी सभी आ सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 की व्याख्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए दोस्तों थोड़ा सा कि यह अंतःकरण होता क्या है, अंतःकरण होगा क्या। अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने अंतर्मन से अपना निर्णय ले सकता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती करें कि आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। अब वो किसी भी धर्म को मान सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। वो स्वतंत्र है अपनी मान्यताओं के लिए, वो स्वतंत्र है ये अपनाने के लिए कि वो कौन सा धर्म स्वीकार करना चाहता है। इसमें है किसी भी धर्म को मानेगा। अगला है जिस धर्म को मानेगा उस धर्म के अनुसार क्या करेगा? आचरण भी करेगा। यानी उस धर्म के व्यवहारों को, उस धर्म के बिलीफ्स, उसके अनुसार आचरण करने की भी स्वतंत्रता है तथा उस धर्म को प्रचार प्रसार करने की भी क्या होगी? व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। अगर कोई व्यक्ति फला धर्म ए से है या मान लीजिए हिंदू धर्म से है, तो वह हिंदू धर्म को मानेगा, उसका आचरण करेगा, उसके अनुसार पहनावा रखेगा, मंदिर जाएगा, उसका प्रचार प्रसार भी करेगा, ये तमाम चीजें करेगा। लेकिन इस प्रचार प्रसार में धर्मांतरण नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं कराएगा, ये सारी चीजें नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है कि अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को माने, आचरण करे तथा प्रचार प्रसार करे। लेकिन दोस्तों इसे 3 बट यानी परंतुकों के अधीन रखा गया है। इस पर क्या है? 3 रोक हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार युक्त प्रतिबंधनों के अधीन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। तो यहां पर भी 3 प्रतिबंध हैं। क्या? लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो अब कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत का कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को, कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल हो गया? ये अनुच्छेद 25 हो गया, जहां किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, रिलीजियस लिबर्टी की बात की जा रही है। अब हम बढ़ेंगे जिस अनुच्छेद की तरफ, उस अनुच्छेद को हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद 26। चलिए अनुच्छेद 26 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है, लेकिन 25 और 26 में अंतर क्या है? जहां अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक संप्रदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। एक और चीज पिछले क्वेश्चन में छूट गई, अनुच्छेद 25 में याद रखिएगा, इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जा सकता है, सिखों को कृपाण धारण करने का स्पेशल अधिकार दिया गया है। उनके इसेंशियल प्रैक्टिसेस में है कृपाण धारण करने का अधिकार है। सिखों को क्या है? कृपाण धारण करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, इसे अनुच्छेद 25 के तहत। इसके अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कोई संस्था है, तो चलिए इसको आगे देखेंगे। हिंदू धर्म से संबंधित कोई संस्था है तो उसमें हिंदुओं के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होगा, हिंदुओं के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। और जब हिंदू हम ये कहते हैं तो इसमें सिख, आमतौर पर सिख, बौद्ध और जैन, इन तीनों की अभिव्यक्ति भी हो जाती है इस आर्टिकल में। चलिए हम कर रहे थे बात इस आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, सॉरी, अनुच्छेद 26 पे हम पहुंच चुके थे। अनुच्छेद किस पे हम पहुंच चुके थे? फिर से लिख लेते। अनुच्छेद 26, ये आर्टिकल 26 की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 पूरे एक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के धार्मिक अधिकारों की बात करता है। आइए इसे पढ़ देता हूं।
अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे आपने सुना होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, एक अलग से संगठन बनाया गया है मुसलमानों के वर्ग के लिए, उनके धार्मिक मामलों के नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए, उनका अपना वर्ग, अपना समूह जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप, मतलब वो अपने तरीके से चीजों का निर्धारण करे। अनुच्छेद 25 के तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। यानी ये अनुच्छेद भी किसके अंतर्गत है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहकर ही काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। हमने अनुच्छेद 26 पढ़ लिया, अनुच्छेद 26 की एक व्याख्या पढ़ ली। अब हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 27 की तरफ। अनुच्छेद 27 की तरफ। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक करों के संदाय से स्वतंत्रता हो। धार्मिक करों से संदाय की स्वतंत्रता हो। देखिए, इसे सिंपल भाषा में समझिए। अगर ये राज्य है, राज्य व्यक्तियों पर कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जो किसी धार्मिक मामले की अभिवृद्धि के लिए है। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई ऐसा कर इंपोज नहीं कर सकता। भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट है। कैसा है? सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर स्टेट को ऐसा कर लगाने की अनुमति नहीं है। तो आमतौर पर कहा गया है कि ऐसे करों के संदाय से क्या होगी? व्यक्तियों को उन्मुक्ति होगी। इसे समझिए आर्टिकल के थ्रू। अनुच्छेद 27 उल्लिखित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसके लिए? ताकि धार्मिक करों के संदाय से स्वतंत्रता होगी। राज्य इस प्रकार के करों से बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन शुल्क लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीर्थ यात्रा शुल्क, कर नहीं लगा सकते लेकिन तीर्थ यात्रा शुल्क, इस प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं ताकि सुविधाओं को और बढ़ाया जा सके, एक्सटेंड किया जा सके। इस तरीके के शुल्क ले सकते हैं। चलिए अगले में हमें पढ़ना है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27। कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है? अनुच्छेद 27 पढ़ लिया है। अब हमें इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 28 पढ़ना है। अनुच्छेद 28 क्या है? हमने 25 पढ़ा, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 एक संप्रदाय की बात करता है, धार्मिक संप्रदाय और उसके अधिकारों की। अनुच्छेद 27 हमने देखा कि राज्य को इस बात के लिए वंचित करता है कि किसी प्रकार का धार्मिक कर इंपोज कोई मतलब नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 पे अब हम आ गए हैं कि अगर राज्य द्वारा कोई राज्य का संस्थान होगा, राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई संस्थान है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहां पर कैसी शिक्षा दी जा सकती है? वो शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर होनी चाहिए। समझिए इसे आर्टिकल के माध्यम से अगर समझेंगे तो चीजों को आसानी से समझ में आएगा कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। इसको क्यों किया गया होगा? मान लीजिए राज्य है और राज्य के अधीन कोई शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान है। अब राज्य क्या है? राज्य कैसा है? राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई शिक्षण संस्थान है और वहां पर किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा दी जाने लगी, तो इससे क्या होगा? भारत के संविधान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, सेक्युलर कैरेक्टर है, जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है, वो क्या हो जाएगा? रूइन, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यह जरूरी किया गया है कि इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसके अंतर्गत? राज्य द्वारा। लेकिन उसका वित्त पोषण किसके माध्यम से होना चाहिए? राज्य के माध्यम से। तो ये अनुच्छेद 28 के माध्यम से आप ये चीज समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों इस अनुच्छेद की तरह। उस अनुच्छेद का नाम होगा अनुच्छेद 29 और इस संविधान में एक अलग की तरफ हम
बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 29 और 30। ये क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? 2 आर्टिकल आएंगे, अनुच्छेद 29 एंड 30। ये 2 आर्टिकल आएंगे। ये भी भाग 3 मौलिक अधिकार का विषय है। हमने कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की थी, ये उस क्रम में 5वां मौलिक अधिकार है। क्या है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 29। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी वर्ग को, हमने क्या पढ़ा था? भारत के संविधान में हमने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे जो सिर्फ नागरिकों पे। हमने कहा था कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये केवल है किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है। नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नोट किया होगा। बाकी सभी आर्टिकल व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों प्लस विदेशियों दोनों के लिए है, लेकिन ये आर्टिकल केवल नागरिक के लिए है। यानी अनुच्छेद 29 फिर आ गया। अनुच्छेद 29 फिर एक ऐसा आर्टिकल आ गया जो केवल भारत के नागरिकों की बात करता है। तो आइए अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद कहता क्या है एक बार पढ़ते हैं। अनुच्छेद कह रहा है, यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में नागरिकों के किसी अनुभाग को, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भाग में, कोई भी हिस्सा हो भारत का, नागरिकों के किसी अनुभाग को, नागरिकों के किसी अनुभाग को नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि तथा बोली के संरक्षण का अधिकार होगा। याद करिए, भारत के किसी भी भाग में, कोई भी भाग हो पूरे भारत का, नागरिकों के किसी अनुभाग को, नागरिकों का कोई भी अनुभाग हो, उसे अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि तथा बोली के संरक्षण का अधिकार होगा। हम सभी जानते हैं भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत एक विविध राष्ट्र है, डाइवर्स कंट्री है, एक डाइवर्स नेशन है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा? अनेक राष्ट्र, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा? अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक पंथ, अनेक मान्यताएं, अनेक भाषा, अनेक अलग अलग प्रकार के लोग, अनेक नृजातियां, वेशभूषा अलग, पहनावा अलग, ये तमाम चीजें अलग। और ये अनेकता ही भारत की एकता को बल प्रदान करती है। यही डाइवर्सिटी जो है भारत को क्या करती है? भारत को विश्व के सबसे यूनिक कंट्रीज में क्या करती है? स्थापित करती है। इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ग अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और बोली का क्या करे? संरक्षण करे। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत के किसी भी नागरिक को किसी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये आपका पूरा कौन सा आर्टिकल है? ये आपका अनुच्छेद 29 है। आमतौर पर ये किसके लिए था? आमतौर पर प्रत्येक वर्ग को अपनी धार्मिक शिक्षा, प्रत्येक वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और बोली के संरक्षण से संबंधित था। लेकिन मूल रूप से ये कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है।
कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, अल्पसंख्यकों को ऐसी शिक्षा तथा संस्कृति, अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि तथा बोली को संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को, कि ज्यादा बहुसंख्यकों की भाषा पर उतना खतरा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर कहीं भी इस आर्टिकल में अल्पसंख्यक की बात नहीं, ये नागरिकों की बात करता है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों की बात यहाँ पर फिर भी अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। जैसे धार्मिक भारत में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, अगर ये कोई आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है पूर्व के पेपरों में। भाषा और धर्म, धार्मिक, दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा आधार, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक, दो प्रकार के अल्पसंख्यक भारत में पाए जाते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को यह आर्टिकल 29 सुरक्षा प्रदान करता है कि उनकी संस्कृति का क्या हो, संरक्षण हो। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग, इसमें किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, नागरिकों के किसी अनुभाग को, जब नागरिकों के अनुभाग नाम के शब्द का प्रयोग हो गया तो यहां पर केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं होगी, बल्कि इस शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है, परंतु सामान्यतः अल्पसंख्यकों के अर्थ में इसे लिया जाता है। दोस्तों इतना क्लियर है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या था कि शिक्षा और संस्कृति के तहत उन्हें अपनी शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में क्या था, अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अपने अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। याद रखिएगा, अलग अलग मिलाने को देता है। अब आपको 29 और 30, किसी में आर्टिकल 14, 15, 29, 30 ये लिख देगा और दे देगा आपके ऑप्शंस में इधर मिलाने के लिए कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। एक में लिख देगा विधि के समक्ष समता, तो इसे 14 से मिलाएंगे, पहले वाले को 15 से मिलाएंगे। फिर आर्टिकल 29 और 30 दोनों दे देगा कि शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार, एक में होगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अब आपको लगेगा कि दोनों में से किसे मिलाएं, तो 30 को मिलाइएगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना से और 29 को किसे मिलाएंगे, संरक्षण से। तो अनुच्छेद 30 क्या हो गया, अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो या भाषाई हो, दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं हमने बताया था, भाषाई हो, को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। क्या, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, यानी सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपने रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 30 में दिया गया है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। सिंपल भाषा में आप अपना ये समझिए कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संबंधी संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे मौलिक अधिकार का ये हिस्सा समाप्त हो जाता है। अब हम फाइनली जिस अधिकार को पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्रम में, हमने क्या देखा, हमने पहला देखा समता का अधिकार। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, समता का अधिकार, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में हमने समता का अधिकार देखा, हमने समता का अधिकार 14 से 18 के बीच देखा। हमने स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक देखा, स्वतंत्रता के अधिकार को हमने अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच देखा। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमने अनुच्छेद 23 और 24 में देखा। हमने इसके बाद क्या देखा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस अधिकार को हमने अनुच्छेद कितने में देखा था, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में देखा था। हमने 28 ये 4 अधिकार देखने के बाद हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
जो अल्पसंख्यक हम आमतौर पर जिसे कहते हैं अल्पसंख्यकों को अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमने किस आर्टिकल के तहत देखा था? ये हमने आर्टिकल 29 और 30 के तहत देखा था। अब हमें फाइनली जिस अधिकार को देखना है जो बचा है, और ये मैं कहूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट में एक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी एक पृष्ठभूमि पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको इसके साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? हमने कहा था कि मौलिक अधिकार किसी भी संविधान का सबसे जरूरी पार्ट है, इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना क्या है? बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना दोस्तों बहुत जरूरी है। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया कैसे जाएगा? हम सब देखेंगे अगर तो सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाती है। कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का व्याख्याता है। क्या 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 है? भारतीय संविधान का व्याख्याता है, व्याख्याकार है। यह व्याख्या करता है कि संविधान का अनुच्छेद या किस प्रकार से कैसे बात की गई है। यही सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, गार्जियन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। कौन? यही सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया जाएगा। 124 से 147 के बीच में किया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगा क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं कि अभी हमने जो 5 मौलिक अधिकार पढ़े, उसका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है जितने वो मौलिक अधिकार जरूरी है। वो मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, लेकिन उनका संरक्षण भी जरूरी है। इसको सर्वोच्च न्यायालय करता है। और कैसे करता है? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 एक अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी की जाती है। क्या? रिटें जारी की जाती हैं। कितनी रिटें? 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। इन्हीं रिटों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इन्हीं रिटों को संवैधानिक उपचारों का क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। यही जो 5 प्रकार की रिट जारी की जा रही है, वही तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। यानी संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, उनके संरक्षण करने का अधिकार भी अपने आप में क्या है? एक मौलिक अधिकार है। सोचिए कितनी शानदार परिकल्पना है कि ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला प्रावधान, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम 6वें मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं, ये स्वयं में मौलिक अधिकार है जो क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का संरक्षण, यानी इन मान्यताओं का, ये जो आपको गारंटी दी गई है इन आर्टिकल्स में, इसके संरक्षण करने का अधिकार है। अब अगर हम देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में आएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ये अनुच्छेद 226 में भी वर्णित है। 226 में भी वर्णित है, जहां पर ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण होगा दंड विषयक मामलों में, और 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अगर नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है तो आप कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत बिना निचले कोर्टों से आप मिले सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये हमारे संविधान की शानदार परिकल्पना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय न जाकर हाई कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे।
हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट भी वही 5 रिटें जारी करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, वही 5 रिट जारी करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यानी ये भी संरक्षण करेंगे और ये भी संरक्षण करेंगे। इसके तहत कुछ 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, कौन कौन सी रिट जारी होती है, जरा हम ये देख लें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैं एक एक को बारी बारी समझाऊंगा, यहां पर बस आपको एक हल्का सा एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना है, प्रस्तुत करना है। इसमें यात्रा का समय नहीं होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को आप मनमाने तरीके से डिटेन नहीं कर सकते। दिस इज अ डेमोक्रेसी, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राष्ट्र है, इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को उसके लोकतांत्रिक अधिकार हों। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद होता है परमादेश का एक आर्टिकल आता है, परमादेश। परमादेश का मतलब इसे हम मैंडमस कहते हैं। ये न्यायालय जारी करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। किस लिए? उन अधिकारियों को यह निर्देश होता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार मतलब कार्य नहीं कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, उन्हें आदेश दिया जाता है। इसका मतलब भी होता है कि वी ऑर्डर्ड, हम आदेश देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। परमादेश, बंदी का प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। प्रतिषेध का एक आर्टिकल आएगा, आपको पढ़ने को ये मिलेगा, यहां भी मैं इसकी भी व्याख्या करूंगा डिटेल। इसके बाद आएगा उत्प्रेषण, प्रतिषेध। प्रतिषेध के बाद कौन सा आर्टिकल आता है? उत्प्रेषण। सॉरी, इसे भी इसी कलर से कर लेते हैं ताकि प्रतिषेध, प्रतिषेध दोस्तों इसमें चौथा है उत्प्रेषण और आखिरी है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। ये 5 अधिकार हैं दोस्तों, समझ लीजिएगा। 5 प्रकार की रिटें जारी करती है। कौन? ये दोनों कोर्ट्स। कौन कौन से कोर्ट्स? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, दोनों इस प्रकार की रिटों को जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। एक और पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, इन आर्टिकल्स को बाद में समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और रक्षा करने का यह प्रावधान अनुच्छेद 32 में स्वयं क्या है? मौलिक अधिकार है। अब इसके संबंध में समझिए, एक जगह है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। और एक जगह है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक है इसके मामले में, कौन से न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हाई कोर्ट का। क्यों? सर्वोच्च, ये जानते रहिएगा हमेशा, 5 प्रकार की जो रिटें हैं जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जारी कर सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन पर जारी कर सकती है, केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में जारी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। हाई कोर्ट इसे अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, सॉरी 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जो है, ये मौलिक अधिकार के लिए भी, मौलिक अधिकार के लिए भी तथा अन्य विधिक अधिकारों के संबंध में भी इसे जारी कर सकती हैं। इनके अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों का मामला नहीं आता, अन्य मामले भी आते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? केवल मौलिक अधिकार आते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ये चीजें देखी जाती हैं। यही कारण है कि इतना इंपॉर्टेंस होने के कारण भारत के संविधान निर्माता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अनुच्छेद 32 क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को आत्मा कहते हैं। और इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो प्रावधान है उसे सबसे प्रमुख बताते हैं। इसके अलावा हमने अन्य विद्वानों को देखा था, उन्होंने किसको आत्मा कहा था? उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। लेकिन यहाँ पर हमने किसको देखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा। तो ये अनुच्छेद 32 है। हमने देखा 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। दोस्तों इतना तक क्लियर है? चलिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही करेंगे। अब हमें केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पांचों रिट की एक क्लास हम करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमने इस क्लास में हमने अनुच्छेद 21 से लेकर अनुच्छेद 30 तक की चीजों को पढ़ लिया है। एक अधिकार मौलिक अधिकार का ऐसा था जिसे मौलिक, ये अभी मैं इस रीट में आर्टिकल 32 को पढ़ाने वाला हूं। आज मैंने केवल एक बैकग्राउंड दिया है कि चीजों को हम पढ़ेंगे कैसे और इन 5 रिटों में क्या क्या है और हम कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 33 हमें पढ़ना है, अनुच्छेद 34 हमें पढ़ना है, अनुच्छेद 35 पढ़ना है, 33, 34, 35, जिसके बाद हमारा पार्ट 3 पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। आज आखिरी बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि संविधान बनने के समय संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था और कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन हम देखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से निकालकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे किस हिस्से में शामिल कर दिया गया? भारतीय संविधान के किस हिस्से में शामिल कर दिया गया? भाग 12 में अब ये शामिल है। भाग 12 में शामिल कर दिया गया और अनुच्छेद कर दिया गया, अनुच्छेद कर दिया गया 300 क में शामिल है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे एक अगली क्लास में जहां मौलिक अधिकारों के बचे हुए हिस्से को पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। दोस्तों तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को द टीचर्स PYQ को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए तथा अपने कमेंट्स में बताइए हमें कि हमें कहाँ कहाँ किन जगहों पर सुधार करना है ताकि हम आपको और अच्छी क्लास दे पाएँ। दोस्तों अभी इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।